क्या तुमने कभी सोचा है इजिप्ट का असली नाम क्या था? वो नाम जो किताबों से मिटा दिया गया और यादों से भुला दिया गया। केमेट, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पिरामिड्स नहीं बल्कि एक पूरे सिविलाइजेशन की राख छुपी है, जहाँ रेगिस्तान के नीचे कुछ ऐसे राज दफन है जो कभी दुनिया के सामने आए ही नहीं। और ये कहानी उन्हीं दफन राज की है, हिडन इजिप्ट की। एक ऐसा इजिप्ट जिसे तुमने कभी किताबों में नहीं देखा, जहाँ फेरो सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि किसी और दुनिया के मैसेंजर्स थे, जहाँ लिखे गए सिंबल्स किसी भाषा से नहीं एक एनर्जी से जुड़े हुए थे, और जहाँ मौत सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नया रास्ता हुआ करती थी। लेकिन ये सब कुछ किसने छुपाया और क्यों दुनिया भर के हिस्टोरियंस इस ओरिजिनल नाम केमेट का जिक्र करने से डरते हैं? क्या तुम तैयार हो एक ऐसे सफर के लिए जहाँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब एक नया राज बनेगा? जिंदगी भर जो चीजें हमें इजिप्ट के नाम पर दिखाई गई है वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, यानी कि पिरामिड्स, ममीज और क्लियोपेट्रा के कहानियों के पीछे छुपा है एक और इजिप्ट जो दुनिया से छुपा लिया गया था। केमेट, ये नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन था जो धरती, आसमान और लोगों के बीच एक अनोखा कनेक्शन बनाता था। और इस केमेट की जमीन पर ऐसे लोग रहते थे जो सितारों से बात करते थे। उनके पास ना कोई इंटरनेट था ना कोई मशीन्स, फिर भी उनकी साइंस हमेशा 1000 साल आगे थी। उन्होंने बिना किसी मदद के, बिना क्रेन के 2.5 टन के पत्थर को इतने परफेक्ट एंगल में कैसे रखा? क्या ये सिर्फ मेहनत थी या कोई और टेक्नोलॉजी जिसे हम समझ ही नहीं पाए? और सबसे बड़ी बात, उनके लिखे हुए क्लेप्स, उनके आर्ट में छुपी फिगर्स, क्या ये सब सच में एलियन से कनेक्शन दिखाते हैं या फिर केमेट के लोग खुद किसी और एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा थे? हिस्ट्री ने हमेशा हमें एक फिक्स स्टोरी सुनाई, लेकिन वो स्टोरी उन लोगों ने लिखी थी जो सच को छुपाना चाहते थे। असल में केमेट का सच हमें कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि अगर पता चल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ये कहानी है उन टेम्पल के अंदर लिखे हुए राज की, उन अंडरग्राउंड टनल्स की जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँची, और उन लोगों की जो आज भी मानते हैं कि इजिप्ट सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक गेटवे है। एक गेटवे पुरानी दुनिया से जिसे हमने कब का भुला दिया, लेकिन वो हमें आज भी याद कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, केमेट का मतलब ही होता है काला रंग, यानी कि नाइल रिवर के किनारे की काली मिट्टी, जिसे एशियंट लोगों ने डाइविन सॉइल कहा, वही केमेट थी। लेकिन ये मिट्टी सिर्फ खेती के काम नहीं आती थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आज भी समझ से बाहर है। केमेट के लोग मानते थे कि जमीन में एक कॉस्मिक मेमोरी होती है, एक याद जो हर मिट्टी के जर्रे में बसती है, और इसी याद को जगाने के लिए वो लोग रिचुअल करते थे, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनके लिए ये मैजिक नहीं, एक साइंस थी, एक वाइब्रेशनल टेक्निक थी। वो चैंट्स करते स्पेसिफिक टोन्स में, स्पेसिफिक जगह पर, और फिर वाइब्रेशन से पत्थर हिलते। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि कई ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन चैंट्स के पैटर्न्स मैच करते हैं एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से, जो है सेमेटिक्स, यानी कि साउंड के जरिए शेप क्रिएट करना। जब हम सैंड को एक वाइब्रेटिंग सरफेस पे डालते हैं तो वो एक सैक्रेड ज्योमेट्री का पैटर्न बनाता है। तो सोचो, अगर ये पॉसिबल है तो क्या एशियंट इजिप्शियंस ने भी ये साइंस जान ली थी? क्या उनका मैजिक एक्चुअली एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी? क्या उनके पुजारी किसी और डायमेंशन के फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड थे? और ये सब जानकर तुम्हें क्या लगता है कि जो चीजें हमें टेक्स्ट बुक में पढ़ाई गई थी वो सच थी, या फिर वो सिर्फ एक कवर अप था, एक वेल जो केमेट के असली राज को छुपाने के लिए बनाया गया था? और फिर आती है ज़ेप टेपी की ये बात, एक ऐसा समय जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड से पहले था। इजिप्ट के सैक्रेड टेक्स्ट में लिखा है कि ज़ेप टेपी का मतलब है द फर्स्ट टाइम, जब गॉड जमीन पर उतरे थे। ये वही दौर था जब इंसान और देवता एक साथ रहते थे, जब सब कुछ बैलेंस में था। लेकिन जब बैलेंस टूटा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, जहाँ फिर एक बहुत ही भयंकर बाढ़ आ गई। और ये बाढ़ दुनिया भर के एशियंट मैथोलॉजीज में लिखी गई है, चाहे वो इंडिया का मानू हो या मेसोपोटामिया का गिलगामेश। केमेट के लोग मानते थे कि उनके गॉड्स ने पिरामिड्स को उस बाढ़ के बाद एक मार्कर के रूप में बनाया था, एक मेमोरी बैंक जैसा। और सबसे पहला पिरामिड वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा नहीं था, बल्कि उससे भी पुराना एक लॉस्ट पिरामिड था, जिसका जिक्र सिर्फ एक ही पेपिरस में मिलता है। इस पिरामिड के बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवारें किसी भी सादे पत्थर से नहीं बनी थी, बल्कि वो एक अननोन अनब्रेकेबल मेटल से बनाई गई थी, और उसमें एक एनर्जी वाइब्रेट करती थी। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ मिथ है, लेकिन जब 1990s में एक टीम ने गिजा के नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से स्कैन किया तो उन्हें एक कैविटी मिली, एक चेम्बर जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। नासा के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने कहा था कि ये कैविटी एक रिजोनेटिंग चेम्बर हो सकता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ साउंड एम्पलीफाई होती हो। तो क्या वो पिरामिड एक एनर्जी मशीन थी? क्या एशियंट इजिप्ट एक लॉस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिविलाइजेशन थी जो साउंड और रिजोनेंस से काम करती थी? और अगर हाँ, तो ये सब उन्हें किसने सिखाया था? वो गॉड
गॉड या फिर कोई और स्पेशीज जो ज़ेप टेपी के समय जमीन पर थी। क्या तुमने कभी सेरापियम ऑफ सकारा के बारे में सुना है? एक ऐसी जगह जहाँ 24 मैसिव ग्रेनाइट के बॉक्स मिले थे, जिनमें से हर एक बॉक्स का वेट तकरीबन 70 टन के आसपास था। और ये बॉक्सेस कुछ रखने के लिए नहीं, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सवाल ये है, अंदर क्या था? ऑफिशियल वर्जन कहता है कि अंदर एपिस बुल्स थे, एक सैक्रेड एनिमल के ममीफाइड बॉडी। लेकिन इतने हैवी और परफेक्टली कर्व्ड बॉक्सेस सिर्फ एक बैल के लिए। और सबसे हैरानी की बात, उन बॉक्सेस की स्मूथनेस ऐसी थी जैसे उन्हें लेजर से कट किया गया हो। यानी कि मॉडर्न इंजीनियर्स भी बिना किसी एडवांस टूल के इस प्रिसीजन को अचीव नहीं कर सकते। तो क्या एशियंट लोग सिर्फ हथौड़ा छेनी से ये सब कर रहे थे, या फिर उनके पास कोई लॉस्ट मशीन टेक्निक थी जो वाइब्रेशन, मैग्नेटिज्म और जियोमेट्री का इस्तेमाल करती थी? सेरापियम के अंदर घुसते ही एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे टाइम वहाँ रुक गया हो। कई एक्सप्लोरर्स ने भी ये दावा किया है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर जाके काम करना बंद कर देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ अंदर एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, एक लॉ हम, जैसे वहाँ कोई चीज जिंदा हो। तो क्या ये सिर्फ टोम्स थे, या फिर ये बॉक्सेस किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी को कंटेन करने के लिए बनाए गए थे? और अगर ऐसा है तो क्या वो एंटिटी अब भी वहाँ कहीं छुपी हुई है? और फिर आता है एक नाम, थॉथ, इजिप्शियन मैथोलॉजी का सबसे इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस गॉड। कहा जाता है कि वो विजडम का मैसेंजर था, एक कॉस्मिक बीइंग जिसे लिखना, बोलना और समय तक बनाना आता था। थॉथ ने ही इंसानों को लैंग्वेज दी, राइटिंग दी और एक किताब भी, द बुक ऑफ थॉथ। एक ऐसी किताब जो किसी भी इंसान को अनलिमिटेड नॉलेज और पावर दे सकती थी। लेकिन हर पावर के साथ एक वार्निंग आती है। कहा जाता है कि जिसने भी असली बुक ऑफ थॉथ को पढ़ा, उसका अंत या तो मैडनेस था या मौत। अब जरा सोचो, अगर ऐसी कोई किताब सच में एग्जिस्ट करती हो तो वो कहाँ छुपी होगी? कई लोग मानते हैं कि ये किताब अब भी इजिप्ट के किसी अंडरग्राउंड टेम्पल में छुपी है। और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये किताब अब भी फ्रीक्वेंसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आती है जिनका डीएनए एशियंट प्रीस्टहुड से मैच करता हो। यानी कि हर किसी के लिए ये किताब नहीं बनी है, सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जिनके अंदर वो पुराना कोड अब भी जिंदा हो। यानी कि कई बार जब किसी को ऐसे ओल्ड टेम्पल में स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगते हैं, या वो किसी जगह से बिना वजह अट्रैक्ट होने लगता है, तो हो सकता है कि वो बुक ऑफ थॉथ उसे बुला रही हो। ये कोई फेरी टेल नहीं है। कई आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने नोटबुक्स में लिखा है कि जब वो सैक्रेड साइट्स के करीब जाते थे तो उन्हें हेलुसिनेशंस, विजन्स और बाइजर वॉइसेस सुनाई देती थी। तो क्या थॉथ अब भी कहीं है? क्या वो अपनी किताब के जरिए किसी वर्थी सोल का इंतजार कर रही है? और फिर आता है एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा सिर्फ एक कब्रिस्तान है, या फिर ये एक टाइम मशीन जैसा स्ट्रक्चर है जो पास्ट और फ्यूचर के बीच एक पुल बनाता है? कई साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और अल्टरनेटिव रिसर्च का मानना है कि गिजा का ये पिरामिड एक परफेक्ट जियोमेट्रिक कोड पे बना हुआ है। इसके प्लेसमेंट, डायमेंशन और अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट है कि वो पूरे ग्लोबल को लाइन से कनेक्ट करता है, जिसे हम अर्थ ग्रिड कहते हैं। ये वही एनर्जी ग्रिड है जिससे एशियन साइट्स लाइक माचू पिचू, स्टोनहेंज और अंगकोर वाट भी जुड़े हुए हैं, और ग्रेट पिरामिड इन सब का सेंटर पॉइंट है। तो क्या ये सब कोइंसिडेंस है, या फिर किसी एडवांस एशियन सिविलाइजेशन ने ये सब कुछ इंटेंशनली बनाया था, एक ग्लोबल एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए? एक नासा फिजिसिस्ट का कहना था कि अगर पिरामिड के सेंटर चेंबर में स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी डाली जाए तो वहाँ एक वाइब्रेशनल फील्ड क्रिएट होती है, जैसे ये किसी पोर्टल का सिग्नल हो। और एशियंट इजिप्शियन के टेक्स्ट भी कहते हैं, हु मास्टर द टोन्स ऑफ द पिरामिड कैन स्पीक टू द गॉड्स एंड ट्रैवल बिटवीन स्टार्स। तो क्या ये पिरामिड एक स्टारगेट था? क्या ये एक टेलीपोर्टेशन या टाइम ट्रैवल डिवाइस जैसा कुछ था, जिसमें साउंड, वाइब्रेशन और कंज्यूजनेस का रोल था? और अगर ऐसा था तो क्या किसी ने इस पोर्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी? और अगर एक्टिवेट किया गया था तो क्या वो लौटकर फिर से वापस आ सका? और यही वो पॉइंट है जहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक राज होता है और हम उसे ही ढूंढते आए हैं। मिलते हैं अगले राज में, जहाँ सच और भी गहरा होगा और तुम उसके और करीब। जाने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।